नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मापवानी। यू वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ ए पॉजिटिव कोट। राइट, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। नील स्ट्रॉस का ये कोट है और ये बात बिल्कुल सच है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मैंने पढ़ी थी, फ्लोइंग लाइक ए रिवर। ये किताब लिखी है पाउलो कोएल्हो ने। इस किताब में बताया गया है अलग अलग माउंटेन्स के बारे में। एक छोटी सी कहानी है, राइट। इट्स अबाउट माउंटेन्स। आपने एक माउंटेन चढ़ लिया, थोड़े टाइम के लिए उसको एंजॉय कीजिए, राइट। आपने एक सक्सेस अचीव किया, दैट्स फाइन। उसके बाद ये माउंटेन जो है ना, इसका जो शिखर है, इसको आपको अपना घर नहीं बनाना है, और बहुत सारे माउंटेन्स जो है वो हमें कॉन्कर करने हैं जीवन में। सो कंफर्ट जोन इज लाइक रीचिंग हियर, राइट। अब यहाँ पर अपना घर नहीं बनाना है, कुछ और पहाड़ जो हैं वो भी अभी हमने कॉन्कर करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट कंफर्ट जोन्स आर ऑल अबाउट। एक बार लेट्स से ये हमारा कंफर्ट जोन हो गया, तो फिर उसके बाद कंफर्ट जोन के राइट बाहर एक दूसरा छोटा सा सर्कल है, राइट। तो इस सर्कल के बाहर निकलकर अब ये जो हमारा कंफर्ट जोन है, अब नया कंफर्ट जोन ये वाला बन जाएगा। उसके बाद थोड़े समय के बाद एक नया लेवल हम क्रॉस करेंगे। तो ऐसे आगे ही बढ़ते रहना। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक के बारे में, वार्मिंग टाइज। ये भूटान, इंडिया और चाइना के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर ये वाला टॉपिक जो है, इन्वेस्टिंग इन इंडिया व्यू फ्रॉम ताइपी, ये ताइवान और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर ये हमारे अर्बन एरिया के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। कल हम बात कर रहे थे अर्बन इंजिन्स के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है एक डॉक्टर ने आज के द हिंदू एनालिसिस में, हिंदू न्यूज़पेपर के। ये एक टॉपिक है फिजिकल बैलेंस, ये फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, वार्मिंग टाइज। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान्स रीजनिंग इन थिम्पूज टॉक्स विथ चाइना। अभी भूटान जो है उसने चाइना के साथ कुछ डिस्कशंस स्टार्ट की हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये भूटान का फ्लैग है। तो इंडिया को इसमें कंफर्टेबल रहना है, इंडिया को भूटान पर भरोसा करना है, और भूटान और चाइना के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए तो वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान का मैप है। अब भूटान जो है, इट्स ऑफ कोर्स नॉट फॉरेन कंट्री टू अस, इजंट इट। मैप की अगर हम बात करें तो आप इंडिया के मैप को तो अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे आपको पता है एग्जैक्टली कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, केरला कहाँ पर है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि भूटान जो है वो कहाँ पर है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, बताइए हमारे 3 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये 3 राज्यों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो एज यू कैन सी, दिस इज भूटान हियर, राइट। एक हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट इन द सेंस हिमालयन नेशन है, और यहाँ पर तिब्बत है, चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला रीजन जो है, डोकलाम इश्यू यहाँ पर हुआ था, याद होगा आपको, 2017 की बात है। और इस 2017 डोकलाम इश्यू में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया था, क्योंकि भारत और भूटान के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, और भूटान की रक्षा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत ने उठाई है। तो चाइना जो है वो उस समय पर भूटान को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, भूटान की ज़मीन हड़पने की बात, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो भारत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। सो उसके पीछे नंबर 1 रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप की टाइज हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वाला जो रीजन है ना, अगर चाइना इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो फिर यहाँ से डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन स्नैक कहते हैं, उस पर चाइना अटैक कर सकता है। और फ्यूचर में अगर ऐसा लेट्स से कि युद्ध हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसको भारत से तोड़ देगा चाइना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करके इस चीज़ को। ये पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये भारत से टूट जाएगा। तो भारत नहीं चाहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो, ऑफ कोर्स, राइट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना की यात्रा पर गए। दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय ए भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना। एंड लेट मी टेल यू, भूटान और चाइना के बीच में आज भी किसी भी प्रकार के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। इन दोनों के बीच में जो मेन झगड़ा चल रहा है दैट इज अबाउट लैंड। जैसे LAC वाला इश्यू भारत और चाइना के बीच में चल रहा है, वैसा ही इश्यू जो है वो भूटान और चाइना के बीच में चल रहा है। और मैंने कई बार ये बताया है आपको कि
चाइना एक ऐसा देश है जो बहुत ही असर्टिव है, लगभग 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और सारे देशों के साथ ज़मीन के साथ जुड़े हुए इश्यूज जो हैं वो चाइना ने क्रिएट करके रखे हैं। भूटान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, तो इनकी भी ज़मीन जो है वो हड़पने की बात जो है वो चाइना करता रहता है। सो दिस इज़ हाउ चाइना इज़, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट नेबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब भूटान और चाइना के बीच में डिस्कशंस हुई हैं। लगभग 7 सालों तक इस प्रकार की कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं हुई थी, अब डिस्कशन हो रही है, तो दिस इंडिकेट्स के थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक जॉइंट स्टेटमेंट चाइना और भूटान ने इश्यू किया है और इसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि दोनों के बीच में कोऑपरेशन के एग्रीमेंट हुए हैं, राइट। अब नई टेक्निकल टीम जो है ये बाउंड्री डीलिमिटेशन का काम कर रही है, यानी कि बाउंड्रीज जो हैं उनको तय करने का काम करेगी। दोनों तरफ से टीम्स जो है वो मिलकर काम करेगी और दोनों ने ये एक वादा किया है, प्रॉमिस की है कि बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उसको मजबूत करेंगे और ये इश्यूज जो हैं, ये ज़मीन के साथ जुड़े हुए इश्यूज, उनको बायलैटरली सॉल्व करेंगे। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बाउंड्री वाला जो इश्यू है इस पर डिस्कशन चल रही है और ये डिस्कशंस जो हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव नज़र आ रही हैं। उन्होंने 3 स्टेप्स के बारे में बात बताई कि 1, 2 और 3 ऐसे 3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की बात है, ये बाउंड्री वाला इश्यू जो है वो सॉल्व करने की बात है। और उन्होंने ये भी एश्योरिटी दी है भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने कि भारत को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा, भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके भूटान जो है वो चाइना के साथ डील नहीं करेगा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भूटान जो है वो इंडिया पर डिपेंडेंट रहता है और इंडिया नहीं चाहता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो किसी भी प्रकार से खतरे में आ जाए। और उसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भूटान जो है वो चाइना का प्रेशर सह रहा था इतने लंबे समय से और भारत ने इसमें ऑफ कोर्स भूटान की मदद की है। अब डोकलाम प्लेटू जो है इस पर भी डिस्कशंस होगी भूटान और चाइना के बीच में और हो रही है इनफैक्ट। और भारत जो है उसको भूटान की जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड भूटान्स पर्सपेक्टिव, उनके नज़रिए से भी चीज़ों को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें भूटान पर विश्वास रखना चाहिए कि भूटान जो है वो अपने हित का ध्यान तो रखेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ भारत के हित का भी ध्यान रखेगा। भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो भूटान नहीं करेगा। तो लेट्स होप कि ये जो डायलॉग भूटान और चाइना के बीच में स्टार्ट हुआ है तो इसमें भूटान का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए और लेट्स से कि विन विन सिचुएशन हो तीनों के लिए, राइट। चाइना के लिए, भूटान के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारे देश भारत के लिए, तीनों के लिए अगर विन विन सिचुएशन होगी तो भारत को कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। तो ये जो डायलॉग अभी चल रहा है तो इस डायलॉग को हमें एनकरेज करना चाहिए, भूटान पर हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि भूटान जो है वो हमारे साथ कोई भी गलत चीज़ जो है वो नहीं करेगा। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि हम भारत के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे भारत का कोई नुकसान हो। तो लेट्स होप कि आगे इसमें कोई हमें एक सॉल्यूशन देखने को मिले। लेट्स होप, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, राइट। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अनहेल्थी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइड मोड। Unhealthy diets, reduced physical activity, and air pollution are posing a great risk to morbidity and mortality than most other risk factors combined. समझे आप कि अनहेल्थी डाइट्स, reduced फिजिकल एक्टिविटी और एयर पोल्यूशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों का ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये तीनों चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी नज़र आ रही है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कंबाइन करें उससे भी ज़्यादा ये 3 चीज़ों का ये जो ट्रायंगल है ये सबसे डेडली है। कल हम बात कर रहे थे ना दिल्ली के बारे में, आपको याद होगा कल का लेक्चर आपने अगर देखा है, यू नो के दिल्ली में हमने डिस्कशन किया था कि सबसे पॉल्यूटेड एयर जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिली। स्विट्ज़रलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये एक टेस्ट किया और फिर पता चला कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर जो हैं वो दिल्ली में उन्होंने पाई। और मैंने कल आपको ये भी एक फैक्ट बताया था कि दुनिया के टॉप 20 अगर आप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ को देखेंगे तो उसमें कम से कम 15 सिटीज़ जो हैं वो हमारे देश भारत के मिलेंगे। अब देखिए, इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है 2035 तक हो जाएगी 675 मिलियन, राइट। और बेसिकली हम सेकंड नंबर पर होंगे व्हेन इट कम्स टू अर्बन पॉपुलेशन। तो दुनिया में सेकंड नंबर पर 2035 तक सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में रहने वाले लोग अगर किसी देश में होंगे तो वो हमारे भारत के होंगे। अब
हमारे जो सिटीज़ हैं या फिर दुनिया के कोई भी सिटीज़ जो होते हैं वो उस शहर के, उस नॉट शहर के, उस देश के और उस इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन माने जाते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ इंजन में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ही हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर ये ग्रोथ इंजन जो है वो भी धीरे धीरे ठप हो जाएगा। आज हमारे देश में सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हमारे सिटीज़ हेल्थ वाइज, एनवायरनमेंट वाइज और इक्विटी वाइज जो हैं ये फेल हो रहे हैं, राइट। अर्बन इंडिया जो है ये हेल्थ रिस्क बन चुका है, बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है हमारे यहाँ पर। अभी थोड़ी बहुत एयर पोल्यूशन को लेकर अवेयरनेस आई है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन जो है इसको आज भी हम इग्नोर करते जा रहे हैं। हमारे शहरों में ना तो कोई ग्रीन स्पेसेस हैं, ना तो साइड वॉक्स हैं, ना तो कोई ऐसे पार्क्स हैं। अब देखिए बहुत सारे शहरों में ऐसी पेवमेंट्स बनाई गई हैं, वहाँ पर साइकिल लेन लिखा हुआ गया है, राइट, वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको या तो कार पार्क्ड होगी या तो व्हीकल्स पार्क्ड हो गए या फिर वहाँ पर भी टू व्हीलर्स जो हैं वो चलते हैं। तो चलने के लिए, टहलने के लिए ना तो पार्क्स हैं, ना तो ऐसी कोई साइड वॉक्स हैं, ना तो हमारे शहरों में ये चलने का या फिर दौड़ने का, जो एक्सरसाइज करने का जो एक कल्चर होता है ना, वो आज भी यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ एम्स्टरडेम, जो नेदरलैंड्स हैं उसका जो कैपिटल है ना एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम में जितने लोग रहते हैं उससे लगभग 2 गुनी साइकिल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग जो हैं वही कार चलाते हैं, वहाँ पर साइकिल चलाना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर, कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो साइकिल लेकर ही घूमते रहते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी करते हैं दिन में तो आपकी हेल्थ जो है वो सही रहती है, अच्छी रहती है। हमारे यहाँ पर टोटली हम टू व्हीलर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और टू व्हीलर्स से ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो 4 व्हीलर्स लेकर, यानी कि कार्स लेकर जो हैं वो सिटी में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो चलना फिरना जो है वो नियरली हो चुका है। घर से निकले, लिफ्ट पकड़ी, लिफ्ट में से कार या फिर मोटरसाइकिल और फिर A to B गए और वापस घर आ गए, वापस लिफ्ट और वापस घर। तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो ना के बराबर है और हमारे सिटीज़ भी इस प्रकार के बन चुके हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को एनकरेज ही नहीं कर रहे हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, राइट, और पोल्यूशन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। न्यूट्रिशियस फूड की अगर हम बात करें तो हमारे देश में आज भी कहते हैं ना कि घर का खाना खाओ। आप डेवलप देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर घर के खाने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। लोग जो है वो रेडीमेड फूड, बाहर जो भी फूड मिलता है तो उसको कंज्यूम करते हैं और वहाँ पर जो बाहर फूड मिलता है आपको तो वो भी हेल्थी रहता है। हेल्थी इन द सेंस के हाइजीन फूड रहेगा, राइट, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो टॉप क्वालिटी के होंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं उनके बारे में खबरें हमें पढ़ने को मिलती हैं। मुझे आज भी याद है कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था कि हमारे देश में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, राइट, पतंजलि, डाबर और पता नहीं कितनी सारी अलग अलग, यूनिलीवर की अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, तो उनकी जो हनी है, उनका जो हमें ये हनी मिल रही है ना, तो उनकी जो बॉटल्स होती है तो उसमें भी मिलावट होती है। तो किस पर विश्वास करें? दूध की जो क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी मिलावट, सारी चीज़ों में मिलावट। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से लोग जो हैं बस एक ही चीज़ पर फोकस्ड हैं, दैट इज़ खुद पैसे बनाओ, राइट। लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है तो होने दो। बहुत सारे रेस्टोरेंट में फेस्टिवल के दौरान छापे मारे जाते हैं और पता चलता है कि कितनी सारी जो बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। और हाई केमिकल्स, हेवी मेटल्स, ये सारी चीज़ों का भी एक्सपोजर जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। सिटीज़ के बाहर बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं कचरों के और यहाँ पर सारा वेस्ट जो है, चाहे वो सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। रिसाइकलिंग जो है वो भी इनफॉर्मल है। आपको याद होगा कि हमारे देश में आई थिंक इट वाज फ्रॉम 1 जुलाई आई थिंक या फिर 1 जून, ऐसा कुछ था। डेट इसलिए मुझे याद नहीं है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बैग्स हैं और प्लास्टिक है, इसको बैन करने की बात थी। यूएन में भी हमने कहा था, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कहा था कि अब हमारे देश में ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो अब अवेलेबल नहीं होगा। इस पर भारत ने बैन लगा दिया है। लेकिन आप बताइए मुझे, यू नो इट वेरी वेल इजंट इट, कि ये आज भी अवेलेबल है। आज भी हम कोई चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स जो हैं, पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो हमें दी जाती हैं। सो दिस आर द रियलिटीज़ ऑफ आवर सिटीज़, राइट। और
ये सारी चीज़ों की वजह से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, राइट, और जिनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, अब हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। आपने ख़बरों में सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज़ में, कि हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। अब इस चीज़ को कहते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़, और कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ के पीछे नंबर वन रीज़न जो है दैट इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी करते हैं, राइट, 15 मिनट 10 मिनट भी अगर कर ले, 10-15 मिनट 20 मिनट, और कम से कम 30 मिनट्स तो हमें करनी चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज। इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग कि आप इंस्टाग्राम में पिक्चर्स डालने के लिए अपनी बॉडी बनाए, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग एक्टिव, बीइंग हेल्थी, थोड़े बहुत मोबिलिटी जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ों के लिए सिटीज़ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, राइट, आप सेफली जा आ सके, कहीं पर चल कर जा सके। अब यहाँ पर साइकिलिंग चलाना जो है शहरों में, इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग टू बी ऑनेस्ट। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। ये एक डॉक्टर ने आर्टिकल लिखा है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और उन्होंने कहा है कि इंडियन सिटीज़ आर फेसिंग एन एपिडेमिक ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हैं, इसका एपिडेमिक अगर कोई बना है तो वो हमारे शहर हैं। Dysfunctional systems, wastewater emit CO2, cause 19 million premature deaths annually. India's urban provisioning systems are flawed. राइट, ये सारी प्रोविजनिंग सिस्टम्स जो हैं हमारे अर्बन एरिया की, दे आर फ्लॉड। और आज भी हमारे शहर जो हैं उनको देखेंगे तो जो कॉलोनियल पास्ट है उसकी लेगेसी आपको नज़र आती है। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं और हेल्थ की डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे शहरों के अंदर। कुछ एरियाज़ काफ़ी स्वच्छ होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ एरियाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक चलती रहेगी तब तक ये सारे डिजीज़ जो हैं वो फैलते रहेंगे, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हार्ट अटैक और इन सारे डिजीज़ की वजह से मरते रहेंगे। तो वी हैव टू चेंज दिस थिंग्स। कल भी हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे, राइट, सिमिलर टॉपिक था। कल हमने स्टबल बर्निंग और इसके बारे में डिस्कशन की थी, और आज देखिए एक दूसरा आर्टिकल लिखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बनता जा रहा है। ये सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, इकोनॉमी को भी, सोसाइटी को भी प्रभावित करने वाला एक टॉपिक बन चुका है ये पॉल्यूशन और इसकी वजह से, और ये जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, non-communicable diseases and things like that. Moving on to the next one, it's about investing in India. View from Taipei. There is opportunity, but competition is stiff, and India needs to liberalize trade policy. हम ये समझते हैं ना जनरली कि एग्जिट चाइना जो पॉलिसी चल रही है अभी, कुछ देश जो हैं वो एग्जिट चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक दूसरी जो चीज़ चल रही है उसको कहते हैं चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन का मतलब यह है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर चाइना में है तो भले ही रहा, एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो किसी दूसरे देश में होना चाहिए। फिर एग्जिट चाइना का मतलब यह है कि चाइना में अब प्रोडक्शन मत कीजिए, आप चाइना में से प्रोडक्शन हटाकर किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाइए। तो ये जब भी बात आती है तो हमें लगता है कि सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो हमारे देश भारत में ही आ जाएगी, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? यह आर्टिकल हमें यही रियलिटी जो है उससे रूबरू कराता है। ताइपी यानी कि ताइवान का जो कैपिटल है, तो उसमें ये जो राइटर हैं उन्होंने इंटरेक्शन किया, और इस इंटरेक्शन से ऑफ कोर्स एक चीज़ पता चली है कि इंडिया का पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारी फैक्ट्रीज नहीं आएगी या फिर ये कंपनीज नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन इंडिया का पोटेंशियल जो है वो कंपेयर टू दूसरे देश अभी भी बहुत ही हम पीछे हैं। और चाइना प्लस वन GVC यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है तो हमें लगता है कि इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन बहुत स्टिफ कंपटीशन है। भारत और ताइवान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ही हम बात करते हैं, राइट, कि हम ये समझते हैं कि ये ताइवान की कंपनीज जो है ये बहुत आगे हैं, नो डाउट। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, एक TSMC नाम की कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, ये ताइवान बेस्ड है, और इसमें USA की कंपनीज का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चिप मेकिंग इज़ लाइक, चिप जो होती है ये ब्रेन होता है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो जो देश चिप मेकिंग में आगे रहेगा वो ओवरऑल आगे रहेगा, ये माना जाता है और ये हकीकत भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर उतनी सारी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर उतनी फेवरेबल कंडीशंस आज भी नहीं हैं। और आज ग्लोबली अगर आप देखें, रीजनल कंडीशंस को देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। USA और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, टेक टेंशंस चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बहुत सारी डिस्कशन की। फिर यूक्रेन क्राइसिस के बाद
देखिए जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, चाइना की टीम बन चुकी है, यूएसए की टीम बन चुकी है, एक्सेट्रा, और हम चाहते हैं कि ये सारा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आए। अब कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सबसे टफेस्ट कंपटीशन देने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज वियतनाम, राइट। अब एक और चीज आई है जिसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब यह है कि आप अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसको डाइवर्सिफाई करके अपने एक मित्र देश में रखना चाहेंगे। यूएसए जो है तो उसके मित्र देश में प्रोडक्शन करना चाहेगा, चाइना अब उसका मित्र देश नहीं रहा है, तो इट बिकम्स वेरी रिस्की कि एक दुश्मन देश पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहना जो है वो यूएसए या फिर दूसरे देशों के लिए भी उतना ज़्यादा वायबल नहीं है। तो अब जितनी भी ज़्यादातर कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं, ताइवानीज कंपनीज, तो वो वियतनाम जा रही हैं, क्योंकि वियतनाम जो हैं इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे देशों के साथ या फिर मल्टीलेटरल जो ग्रुप्स है उसमें भी हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल आसियान का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के साथ वियतनाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आरसीईपी का मेंबर है, सीपीटीपीपी का भी एक मेंबर है वियतनाम। तो ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले ग्रुप्स हैं। इसी के साथ वहाँ पर लैंड, लेबर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसको लेकर काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। भारत का जो प्रोग्रेस है एफटीए का, अब एक दो दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि इंडिया जो है, मैंने आरसीईपी वाला टॉपिक जो एक्सप्लेन किया था, आई थिंक कल या फिर परसों किया था, तो मैंने समझाया था ना कि हम इंडिविजुअल एफटीए कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ एफटीए किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, अब हम ईयू के साथ एफटीए को लेकर, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। अब चिप मेकिंग की बात करें तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहेंगे, क्योंकि यूरोप के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो चाहेंगे कि अगर इंडिया में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, चिप मेकिंग शिफ्ट हो रहा है, तो इंडिया के पास इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वरना फिर इन्वेस्टमेंट आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इंडिया ये भी राह देख रहा है कि वियतनाम जो है एक छोटा सा देश है, तो एक समय के बाद वियतनाम जो है उसमें इन्वेस्टमेंट का स्टैच्यूरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो वियतनाम में नहीं हो पाएगा, तो तब ये अल्टरनेटिव के तौर पर भारत पर सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के आसियान के दूसरे ऐसे देश हैं जिनमें चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल थाईलैंड जो है तो ये पैकेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मलेशिया जो है ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में, तो बहुत सारा प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर जा रहा है। और सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आपको चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैब्रिकेशन यूनिट कि आपने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी और आपने सारी चीज़ों को जीत लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ताइवानीज फर्म्स जो हैं जैसे कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन जो है वो लीड कंपनीज को फॉलो करती हैं। अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो यूएसए की कंपनी है उसने ये एक एमओयू साइन किया है, और एग्रीमेंट भी साइन हुआ ना हमारा, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब स्टेट विजिट के लिए यूएसए गए थे तब कहा गया कि माइक्रोन जो है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाला है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये यूएसए की कंपनी है, चिप मेकिंग कंपनी है। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स ए बिग थिंग, वरना जो फॉक्सकॉन की और वेदांत की या फिर वेदांता की जो एक डील होने वाली थी तो ये डील आगे नहीं बढ़ पाई। तो छोटे छोटे ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स जो हैं ये इस चीज़ को लेकर, फॉक्सकॉन अगर नहीं आ रही है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें अगर ऐड नहीं हो रही है या फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करी है हमारे देश में, तो फिर छोटी छोटी ताइवानीज कंपनीज जो हैं जो पूरी इकोसिस्टम के लिए हमें चाहिए, तो ये कंपनीज यहाँ पर नहीं आएगी। रही बात जो मैंने आपको बताया ना कि फ्रेंडली कंट्रीज़ में जो अपने मित्र देश हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यूएसए की कंपनीज मैक्सिको में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि मैक्सिको और यूएसए और कनाडा के बीच में ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट होगा। चेक रिपब्लिक जो हैं, यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो चेक रिपब्लिक में इन्वेस्ट करेगी, वो यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन अभी यूक्रेन को लेकर थोड़े बहुत कंसर्न्स चल रहे हैं। तो दिस आर द थिंग्स, ओवरऑल बेसिक बॉटम लाइन ये है कि अगर हमें ये लग रहा है कि आराम से सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पर भी टफ कंपटीशन है। विस्ट्रॉन जो है ये आईफोन की असेंबली यहाँ पर कर रहा था, लेकिन अब इसने एग्जिट कर लिया है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। एक ही ऐसी ताइवानीज कंपनी है जो यहाँ पर सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, वो एडिडास कंपनी की, जो एडिडास ब्रांड है ना, तो उसके
उसका जो प्रोडक्शन है शूज़ का वो अपाचे नाम की एक कंपनी हमारे देश में कर रही है। तो ये लो स्किल लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली चल रहे हैं। लेकिन चिप मेकिंग में तो आपको हाई स्किल और इट इज़ ऑटोमेटेड सेक्टर, तो इसमें इतना इजीली इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ये मानकर बैठ जाना जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें उस प्रकार से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आई होप इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। Fiscal balance. Geopolitical tensions have increased risks. Of course. अभी अलग अलग जगहों पर नई नई क्राइसिस, पहले कोविड के बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी, तो यूक्रेन वाला इश्यू स्टार्ट हो गया। अब हाँ, ये हमास और इजराइल वाला इश्यू जो है वो स्टार्ट हो गया, और इसमें बड़े बड़े रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो ऑयल सप्लाई पर होगी। क्रूड ऑयल की प्राइस वैसे भी इंक्रीज़ हो चुकी है, दो रीज़न से। एक तो ये हमास वाला इश्यू, हमास इजराइल वाला युद्ध, और ऊपर से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ओपेक प्लस के ग्रुप्स हैं, ओपेक प्लस ग्रुप जो है, तो इसने प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया, रशिया, खास करके सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन जो है वो कम किया ताकि वो ज़्यादा प्राइस जो है वो ज़्यादा उनको मिले, ताकि उनका थोड़ा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद ये हमास और इजराइल वाला युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और भारत एक ऐसा देश है जो 85% जितना क्रूड ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो प्राइस जब बढ़ती है तो इसकी इम्पैक्ट हमारी पूरी इकोनॉमी पर हमें देखने को मिलती है। अब यूएसए की जो फेडरल रिजर्व हैं उसने भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया। यूरोपियन यूनियन की भी अलग अलग बैंक्स को देखेंगे, सेंट्रल बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया है, यानी कि लोन्स जो है वो एक्सपेंसिव है। लोन्स एक्सपेंसिव यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम आ रहा है। वेस्ट एशिया से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये भी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर ब्रेक लग सकती है। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से खर्च किए हैं, इन द सेंस के हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है भारत सरकार ने। और बाकी के आंकड़ों को देखेंगे, मैक्रो आंकड़ों को, मैक्रो यानी कि बड़े बड़े आंकड़ों को, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है तो ये इंक्रीज़ हुआ है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है। जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी 10% से इंक्रीज़ हुआ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ अप बाय 48%। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों को इसमें खर्च करना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो इससे बहुत सारी जॉब्स और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं हो रहा है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और जितनी स्लो डाउन होगी फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रोसेस और फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा है, तो फिर अगर एक्सटर्नल शॉक्स आए तो सरकार के पास उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करने का रूम नहीं रहेगा। यानी कि आई विल गिव यू बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए कि आप जो हैं आपने एक लोन ली है, राइट। अब ये लोन जो है वो आप इस लोन को सर्विस कर रहे हैं, यानी कि हर महीने जो ईएमआई है वो आप पे कर रहे हैं। अब ऊपर से आपने एक नया बिजनेस खोला है, तो उसमें भी आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की, आपकी जो सेविंग थी उसमें लगा दी। अब अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो है साइकिल मीन्स अभी आपकी चल रही है, राइट। पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ रहे हैं, आप लोन के ईएमआईज भी पे कर रहे हैं। नया बिजनेस जो है उसमें भी कैपिटल चाहिए या फिर थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप चला रहे हैं। फिर दूसरे भी खर्च हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब अगर फैमिली मेम्बर में किसी को अचानक से कोई खर्च आ गया, लेट्स से कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और एक साथ आपको 3-4 लाख रुपए खर्च करने पड़े, तो सिचुएशन जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, इज़न्ट इट। फिर आपको पैसे शायद बोरो करने पड़े। अब आप पैसे बोरो करेंगे तो फिर अब आपको जो पैसे आप बचा नहीं पा रहे थे, आपका मीन्स लेट्स से 50,000 रुपये कमा रहे थे, 50,000 रुपये खर्च हो जा रहे थे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो देने पड़ रहे हैं, तो सेविंग कम होगी। तो अब दूसरी अगर इमरजेंसी आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सेम थिंग हैपन्स विद द कंट्री एज वेल। तो ये बड़े बड़े शॉक जो हैं ये हमारे लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। और अभी सरकार पैसे भी खर्च करना कम नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो सरकार को फिर से पावर में भी आना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, तो ऑफकोर्स वो चाहेगी कि फिर से वो रिपीट हो। तो यू कैन सी कि सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में
एक फिस्कल बैलेंस मेंटेन करना सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस. एक टेक जायंट है फॉक्सकॉन, इज बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? ये किस देश की कंपनी है बताइए. इजी क्वेश्चन है. विच आर द ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन्ड फ्लाइट? बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा रिसर्च इस पर कीजिएगा. आंसर ना मिले तो रिसर्च करके आंसर जो है वो पोस्ट कीजिएगा. एंड ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं. द स्काई इज ब्लू बिकॉज एयर मोलिक्यूल्स scatter light and they scatter light of shorter wavelengths more strongly. Since blue light has the shortest wavelength, it is scattered the most and the sky appears blue. This phenomena is named after a British physicist. Who was he? उनका नाम क्या है? इसको डैश स्कैटर कहते हैं. तो ये चार नाम है, चार में से एक नाम जो है दैट इज द राइट वन. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. ये सीरीज जो है इट इज़ अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर एवरी वन ऑफ यू. इस सीरीज को देखने के लिए इट्स नॉट लाइक यू नीड टू बी एक्सपर्ट, राइट? ये सभी के लिए है. एंड दैट्स बेसिकली दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज को, इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें. आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.